लैटिस एनर्जी की पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लैटिस एनर्जी क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, और बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू आयोनिक कंपाउंड का एक कंप्लीट फॉर्मेशन डिस्कस हुआ था। यही था ना। यहां डिस्कस हुआ कि लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? जब गैसियस आयंस आपस में इंटरेक्ट होकर के क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट होकर के आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी स्टेप पर जो रिलीज्ड एनर्जी है वही हमारी क्या है, लैटिस एनर्जी। ठीक है। फिर हमने आपको डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी को बाकी किसी स्टेप से लेना देना नहीं है। जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, नहीं, उनका एक स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। और इस आयोनिक कंपाउंड से अगर आप चाहेंगे तो क्या एक मॉलिक्यूल बाहर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? एक मॉलिक्यूल नहीं किया जा सकता। आयोनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आयोनिक सॉलिड इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयंस वहां पर कूलम्बिकली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज्ड। ठीक वैसे ही जैसे मेटल है, मेटल सॉलिड एटम है, तो अगर आपने एक एटम बाहर निकाल लिया तो अब वो मेटल की प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करेगी। यही पॉइंट था ना। अब वो सॉलिड नहीं रहेगी। तो उसी तरीके से आप एक मॉलिक्यूल बाहर नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो Na+ और Cl- क्या हो जाएगी, फिर से वापस फ्री हो जाएगी। ठीक है। चलिए, फिर हमने आपको बताया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था? दिस वाज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंथैल्पीज इन्वॉल्व्ड। और बेसिकली हमने बोला यही वो चीज है जो एक आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कई तरीके की इंथैल्पीज लगाए हैं, जैसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जैसे आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, एफिनिटी कुछ लग भी सकती है, रिलीज भी, और इन सब को मैनेज करने की जिम्मेदारी अकेले किसकी होती है? लैटिस की। हमने बोला एफिनिटी नेगेटिव हो भी तब भी एफिनिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकती है कि वो बाकी पॉजिटिव एंथैल्पी को क्या करे, मैनेज। अब ये आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट तब करेगा जब सारे का मतलब सारे को एल्जेब्रिकली जोड़ने पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने बना भी दिया, एग्जिस्ट कर भी गया, तो ऐसे कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ये हमने क्लियर किया। तो ये अकेला लैटिस है जो सभी को कंपेंसेट करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड एग्जैक्टली अगर मोर प्रिसाइजली बात करो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव में। लेकिन फिर हमने क्या बोला, चूंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे डील हो रही है, लैटिस से, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी नेगेटिव में। चलो, फिर हमने आपको बताया कि लैटिस एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। चूंकि लैटिस एनर्जी अट्रैक्शन से रिलीज हुई है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जितना ज्यादा काम करेगा, लैटिस उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो हमारे चार्जेस क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव में, और दोनों की साइज क्या होनी चाहिए, कम, और पोअरिंग ऑफ शील्डिंग क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लगाने चार्ज, फिर क्या बोला मैंने, शील्डिंग, पोअरिंग ऑफ शील्डिंग लगाने के लिए हमने एग्जाम्पल आपको करके दिखाया। जब ये एग्जाम्पल डील कर रहे थे अपन, तो उस दौरान एक कुछ अच्छी चीजें आई थी। NaCl AgCl में हमने डिस्कस किया, अभी AgCl की ज्यादा हो जाएगी। क्यों होगी? D10 पोअरिंग ऑफ शील्डिंग के कारण। यहां पर साइज नहीं लगाएंगे, पहले हमने क्या बोला, लगाने चार्ज, चार्ज के बाद पोअरिंग ऑफ शील्डिंग। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा आया था, AlF3 एंड MgO। इसी को एग्जाम्पल को डिस्कस और इसको समझने के लिए हम लोगों ने कुछ और चीजों को पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने ये बोला कि AlF3 में चार्ज कम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और MgO में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है। तो अगर ऐसे सोचने से लगता है कि MgO की लैटिस एनर्जी AlF3 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला हमने, MgO से ज्यादा लैटिस एनर्जी है AlF3 की। क्या यहां पर काम कर रहा है? तो हमने एक पॉइंट रेज करा, और वो पॉइंट थी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या कहता है? तो हमने आगे ये आपको समझाया कि पोलराइजेशन एक्चुअली कटायन और अनायन जो आयोनिक कंपाउंड में है, हम लोग आइडियल सिचुएशन में लेते हैं। ये बोलते हैं कि अगर Na+ और Cl- है, तो Na ने परमानेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl ने परमानेंट गेन किया। और जो 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर है, इसमें किसी पॉइंट पर कटायन और किसी पॉइंट पर अनायन है, फिर अनायन है, फिर कटायन, ऐसे बटा हुआ है। सारे पॉइंट चार्ज स्टैटिक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। मतलब पॉइंट चार्ज, बार बार मैं ये बोल रहा हूं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक, जैसे पॉइंट चार्ज को आप क्या लेते हैं कि उसका फील्ड क्या होता है, सिमेट्रिक। तो आप इसी तरीके से यूज करते हैं, समझते हैं ऐसा है। लेकिन हमने बोला आइडियली ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। कटायन की जेड इफेक्टिव चूंकि अनायन से काफी क्या है, ज्यादा,
अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लूज, इसलिए कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। इसी घटना को क्या बोला हमने, पोलराइजेशन। इसमें दो चीजें हुई, एक कटायन का पावर, जिस पावर के थ्रू कटायन ने अनायन के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया, दैट पावर इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, इसको फाई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा अनायन की वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, किसकी तरफ, कटायन। तो आपने देखा कि इससे उसका स्फेरिकल सिमेट्री मेंटेन रहा कि डिस्टॉर्ट किया, और जो इलेक्ट्रॉन फिक्स पॉइंट पर था वो इलेक्ट्रॉन अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रहा, और बीच में आना किस बॉन्ड का कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये पोलराइजेशन की घटना से कौन कैरेक्टर डेवलप होने लगती है, कोवेलेंट। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आए तो इससे क्या चांसेस हो सकते हैं, लैटिस एनर्जी गिर जाएगी, लैटिस एनर्जी कम होने के चांसेस हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के आने से। फिर हमने बोला पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगा, जब कटायन का चार्ज ज्यादा हो, जब कटायन की साइज छोटी हो। और पोलराइजिबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब अनायन की साइज बड़ी हो और अनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने आपको बताया कि अब क्या है कि अगर चार्जेस बढ़ रहे हैं, अगर पोलराइजेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं कटायन के और अनायन के चार्जेस बढ़ रहे हैं या साइज बड़ी हो रही है, तो पोलराइजेशन बढ़ रही है। तो पोलराइजेशन बढ़ने से अब एक साथ दो चीजें हैं, चार्ज के बढ़ने से, चार्ज बढ़ने से लैटिस बढ़ भी रही है और चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन भी बढ़ रही है। नहीं तो ये कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करेगा एग्जांपल, कि किस एग्जांपल में चार्ज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी बढ़ गई या फिर चार्ज बढ़ने की वजह से पोलराइजेशन बढ़ गई और पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गई और लैटिस एनर्जी घट गई। ये एग्जांपल टू एग्जांपल डिपेंड करेगा, यही हमने बोला। AlF3 के साथ में यही केस हुआ था कि AlF3 में अनायन पर एक ही माइनस, अनायन पर एक ही माइनस, इसीलिए अगर एल्यूमिनियम 3+ की पोलराइजिंग पावर Mg2+ से ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है, बावजूद उसके यहां पर पोलराइजेशन का लेवल उतना ज्यादा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि F- में एक ही माइनस, स्मॉलेस्ट अनायन। अनायन कैसी चाहिए आपको, लार्ज चाहिए हाई पोलराइजेशन के लिए। तो Al3+ के पास खींचने का पावर Mg2+ से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। लेकिन अनायन की जगह पर फ्लोराइड होने की वजह से ज्यादा ताकतवर कटायन होकर के भी वो अनायन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर पा रहा। एज अ रिजल्ट AlF3 में हाई पोलराइजेशन नहीं हो पा रही है, एज अ रिजल्ट उसके लैटिस एनर्जी गिर नहीं पा रही है, आयोनिक कैरेक्टर अच्छी है और लैटिस एनर्जी भी अच्छी रह गई। हमने आपको डिस्कस किया था AlF3 की लैटिस एनर्जी 5000 किलो जूल पर मोल के ऊपर शायद लिखा था, और MgO में ये लैटिस एनर्जी उसमें भी हाई है, नो डाउट। क्यों हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि वहां चार्ज ज्यादा है, कटायन और अनायन दोनों का प्रोडक्ट चार्ज ज्यादा है, और लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी भी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। लेकिन AlF3 को क्यों सरपास नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पोलराइजेशन थोड़ी ज्यादा है। किसकी वजह से, किसकी वजह से, कटायन की वजह से क्या अनायन की वजह से, अनायन की वजह से, क्योंकि कटायन तो AlF3 में पावरफुल था, यही पॉइंट निकला था ना। तो इस तरह से फाइनली हमने AlF3 और MgO में बताया कि AlF3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा हो। ये एग्जांपल हमने इसलिए दिया कि आपको ये दिमाग में आए कि भाई चार्ज सिर्फ नहीं देखना, ये भी देखना है कि कंपाउंड आयोनिक होनी चाहिए। किस चीज को समझने के लिए, लैटिस। तो SiO2 और P2O5 में लैटिस डिफाइन नहीं होगी। फिर हमने PbO2 TiO2 बोला। हमने बोला आपको देखने से ऐसा महसूस होगा कि PbO2 में D10 और F14 है, जबकि TiO2 में टिटेनियम 4+ वहां पे नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि PbO2 की लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे, TiO2 से। ऐसा फील होगा, डेफिनेटली होगा कि काफी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने क्या बोला, लेड पर 4+ है और इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। F14 D10 के कारण पोलराइजिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आपके Mg2+ से ज्यादा है इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी। तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होने की वजह से अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इतनी ज्यादा हो, 4+, इतनी ज्यादा है कि PbO2 तो उतना ज्यादा आयोनिक हो भी नहीं पाया। समझ में आया, PbO2 इज नॉट मच आयोनिक।
PbO2 बहुत ज्यादा आयोनिक है भी नहीं। AlF3 की जगह उस पर बात कर लेते हैं, हम लोग जा रहे हैं उधर, पहले ये क्लियर कर लो। आयोनिक कंपाउंड में अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, मैं आगे लिखने वाला हूं, तबीयत अच्छी नहीं लग रही। आयोनिक कंपाउंड में अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि फिर उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी कि कम? ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई तो आयंस ज्यादा बंधेगा ना, और अगर आयंस स्ट्रांगली बंधेगा तो मेल्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। PbO2 की मेल्टिंग पॉइंट TiO2 से काफी कम। वजह कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, वजह कोवेलेंट कैरेक्टर PbO2 में बढ़ गया हाई पोलराइजेशन से। तो इसके कई फॉर्म होते हैं, इसका एग्जैक्ट लैटिस एनर्जी वैल्यू बोलना पॉसिबल भी नहीं है, और इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, सामान्य तरीके से लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकल भी नहीं सकती। जैसे बाकियों का निकल जाता है ना बॉर्न हेबर साइकिल से बड़ी आसानी से, इसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत आसानी से नहीं निकाली जा सकती। क्यों नहीं निकल सकती है? क्योंकि ये आयोनिक तो है, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। और क्यों बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है? पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होने से। पोलराइजिंग पावर एक्सट्रीमली लार्ज है, और पोलराइजिबिलिटी भी ठीक ठाक है ऑक्साइड की वजह से। क्लियर हो गया एग्जांपल? चलो, पोलराइजेशन मैंने आपको समझाया। अब यही हमने क्लियर किया था। चार्ज अब क्या दुविधा है कि कटायन की चार्ज बढ़े तो लैटिस बढ़े, कटायन की चार्ज बढ़े तो पोलराइजेशन बढ़े तो लैटिस घटे, एनायन की चार्ज बढ़े तो लैटिस बढ़े, एनायन की चार्ज बढ़े तो पोलराइजेशन बढ़े तो लैटिस घटे, घट जाए। नहीं जी, कटायन की साइज घटे तो लैटिस बढ़े, और कटायन की साइज घटे तो पोलराइजेशन बढ़े तो लैटिस घटे। एनायन D10F14 हो तो लैटिस बढ़े, D10F14 हो तो पोलराइजेशन बढ़े तो लैटिस घटे। मतलब एक ही समय में दोनों एक दूसरे का अपोज करता है। तो इस केस में प्रैक्टिकल एविडेंस ये बताएगा कि कब पोलराइजेशन का इफेक्ट भारी हुआ या कब लैटिस की इफेक्ट भारी हुई। हमने बोला पोलराइजेशन इफेक्ट सामान्य तौर पर पुअर है। कब? जब पोलराइजेशन इफेक्ट पुअर है, उस समय में बोला ऑलमोस्ट नो चेंज इन ट्रेंड ऑफ लैटिस एनर्जी। तब लैटिस एनर्जी की जो ट्रेंड आप सिंपली सोचते हैं वही ट्रेंड रह जाएगी। जब पोलराइजेशन इफेक्ट क्या रह जाएगी? पुअर। जैसे क्या बात करना चाह रहा हूं मैं, ये समझा रहा हूं आपको। एस ब्लॉक हैलाइड्स अगर आप लेते हैं, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक जो कटायन होते हैं, बोलो ये लार्ज साइज कटायन है कि स्मॉल साइज? लार्ज साइज कटायन है। अगर ये लार्ज साइज कटायंस हैं तो आप बताइए अच्छे से सोच समझ के, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पावरफुल होगी या वीक होगी? वीक होगी। वीक पोलराइजिंग एबिलिटी नहीं होगी जी, क्योंकि साइज क्या है? कम है, काफी बड़ी है। इसीलिए जब भी एस ब्लॉक की हैलाइड होगी तो यहां पर पोलराइजेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। बोलो। और जब पोलराइजेशन इफेक्ट पुअर होगी तो इस केस में हमने क्या बोला? लैटिस का ट्रेंड नॉर्मल होगा। नॉर्मल ट्रेंड ऑफ लैटिस। जब पोलराइजेशन इफेक्ट क्या हो? पुअर, तो लैटिस की ट्रेंड क्या होगी? नॉर्मल। सर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यह चाह रहा हूं, मान लो अगर आपने लिया Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। अच्छे सुनो, अगर मैंने इनका लिया फ्लोराइड, क्या लिया? फ्लोराइड, फिर इनका लिया क्लोराइड, फिर इनका लिया ब्रोमाइड, और फिर इनका लिया आयोडाइड, तो ये सब अपने आप में एक एक कंपाउंड है या नहीं है? KCl, RbCl, LiBr, NaBr, KBr, RbBr, ठीक है, LiI, NaI, KI, RbI, CS। ज्यादा बेटर होगा यहां एस ब्लॉक हैलाइड, चलो रहने दो, एस ब्लॉक हैलाइड्स भी लिख सकते हो, एल्कली मेटल तो लिख ही सकते हो। हमने बोला अब पोलराइजेशन इफेक्ट अगर पुअर है तो लैटिस का ट्रेंड रेगुलर होगा। तो अगर इन कंपाउंड में मैंने लैटिस बोला तो किधर की तरफ जाएगी? नीचे या ऊपर?
ऊपर। किधर लैटिस जाएगी? ऊपर। क्या आपको आया समझ में? क्यों? ऊपर कटायन क्या थी? छोटी। लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होती है? मतलब कोई इरेगुलरिटी नहीं है, नो इरेगुलरिटी। क्या क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा था? नो इरेगुलरिटी इन ट्रेंड ऑफ लैटिस। ऐसा बहुत कम जगह पे होता है। यहां पे क्यों हो पाया? क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट नेग्लिजिबल है। कब लैटिस एनर्जी का ट्रेंड गड़बड़ हो सकता है? जब पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा हो, इफेक्टिव हो। क्योंकि पोलराइजेशन अगर बढ़े तो हो सकती है कि लैटिस कम हो सकती है। घट जाएगी गारंटी नहीं है, कम हो सकती है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। एविडेंसेस क्या बोल रहे हैं? अगर मैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लूं तो फ्लोराइड की तरफ लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी या आयोडाइड की तरफ? फ्लोराइड, जिधर छोटी साइज। इसमें भी फ्लोराइड, इसमें भी फ्लोराइड, इसमें भी फ्लोराइड और इसमें भी फ्लोराइड। क्या आपको आया समझ में अच्छे से? इधर लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी और ऊपर लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या इतने आराम से हर जगह पर ट्रेंड लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि चार्ज बढ़ने से भले ही लैटिस लगे आपको बढ़े, ट्रेंड गड़बड़ हो सकती है पोलराइजेशन बढ़ जाने की वजह से। क्लियर हो गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब एग्जाम्पल में आपने क्या छोटू पूछा? MgO और Al2O3। शायद पिछले क्लास में किया था मैंने, नहीं किया था क्या? MgO और Al2O3 किया था। तो कौन सी चीज Al2O3 की लैटिस एनर्जी को लार्ज करती है? चार्ज फैक्टर। हालांकि वहां पर पोलराइजेशन अच्छी है या नहीं है? अच्छी। यहां पोलराइजेशन अच्छी, लेकिन बावजूद उसके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज उसके लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहा है। और ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकलिटी में ऐसा है, इसीलिए आपको ये बोलना पड़ेगा। अगर उसकी लैटिस कम हो जाती तब अभी आप क्या भाषण दे रहे होते? पोलराइजेशन बढ़ गई इसलिए लैटिस कम हो गई। इसलिए प्रैक्टिकल एविडेंसेस सबसे पहला पॉइंट इनऑर्गेनिक में यही है, डेटा क्या कहता है, फैक्ट क्या कह रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो MgO की लैटिस एनर्जी 36 अराउंड है और Al2O3 की 15,000 के ऊपर है। AlF3 और Al2O3 हमने एग्जांपल किया, किसका ज्यादा? Al2O3 की 15,000 के ऊपर है, इसके अल्फा फॉर्म की बात हुई थी, ठीक है, और AlF3 के 5,000 के ऊपर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सोच समझ के, MgTiO2 और MgO, अब बताइए तो किसकी ज्यादा? TiO2 बहुत बढ़िया मतलब कंपाउंड है आपको जानने समझने के लिए। क्या आपको कंफ्यूजन आया होगा? कंफ्यूजन का सब्जेक्ट क्या है? सर 4+ है। तो सर अगर मैं ऐसे देखूं तब तो सर चार्ज ज्यादा लग रहा है, चार्ज ज्यादा लगने से लैटिस ज्यादा लग रही है, लेकिन सर पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा है। नहीं, तो पोलराइजेशन अगर बहुत ज्यादा है तो सर डाउट है, लैटिस कम भी हो सकती है। क्लियर है? तो अब ऐसे में हमारा साथ कौन देगा? कौन देगा? प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब प्रैक्टिकल को भी थोड़ा सा अपनी समझबूझ से डील कर सकते हैं। ऑक्साइड का फ्लोराइड से कंपैरिजन है या ऑक्साइड का ऑक्साइड से कंपैरिजन? ऑक्साइड का ऑक्साइड से कंपैरिजन। तो अभी आपने ऑक्साइड का ऑक्साइड से एग्जांपल किया था MgO और Al2O3 में। यहां पोलराइजेशन नहीं बढ़ी थी क्या? नहीं बढ़ी थी पोलराइजेशन, यहां भी पोलराइजेशन बढ़ी थी। यहां भी पोलराइजेशन बढ़ी थी, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के कारण लैटिस बढ़ गई थी। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ने के कारण लैटिस बढ़ गई थी, क्योंकि दोनों में अनायन कॉमन था, अनायन कॉमन था। अब कहानी है, इसी का एक्सटेंशन है TiO2।
इसी एक्सटेंशन क्या हो गया, TiO2, Al2O3, 2+3+ तो अब क्या आ गई, TiO2 आ गई। तो अब जब TiO2 आए तो थोड़ी ज्यादा चार्ज बढ़ गई यार, क्या, अब चार्ज थोड़ी ज्यादा हो गई, तो लैटिस बढ़ी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब लैटिस घटी। इसीलिए बोला मैंने एक लिमिट के बाद। अब अगर आप P2O5 ले लेंगे उसके उधर, कोवेलेंट हो गया, तब तो लैटिस ही समाप्त हो गई। तो ये अब आइडिया धीरे धीरे लगा ना। तो TiO2 के लैटिस Al2O3 से क्या है, कम है, लेकिन TiO2 अभी भी MgO से क्या है, TiO2 की लैटिस एनर्जी 12,000 किलोजूल पर मोल के आसपास, और Al2O3 तो आपने देखा ही है, अल्फा फॉर्म अगर लेते हैं तो 15,000 के आसपास होती है। हाँ डेफिनेटली लैटिस नेगेटिव में, लैटिस का मतलब ही है नेगेटिव, लैटिस पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो एनर्जी रिलीज होती है। तो MgO की वैल्यू 4,000 के राउंड थी, 3600 का राउंड। इसका मतलब है TiO2, Al2O3 ये सारे कंपाउंड कैसे कंपाउंड हो गया, अनुमान है, SCN। ये सब कंपाउंड कैसे होंगे, ये कंपाउंड्स ऑफ लार्ज यू नॉट, लैटिस एनर्जी इनकी क्या होंगी, काफी ज्यादा। ये क्या होंगे, हार्ड क्रिस्टल्स, इनके क्रिस्टल्स क्या होंगे, काफी हार्ड होंगे, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगी, हाई या लो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाए। ये ध्यान रखिए, Al2O3 ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, कोरंडम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, अल्फा Al2O3 क्या बोलते हैं, कोरंडम। कोरंडम अपने आप में एक स्ट्रक्चर, कोरंडम स्ट्रक्चर के नाम से फेमस है, इसको रूटाइल बोलते हैं, रूटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोरंडम और रूटाइल, रूटाइल इसका नाम ही है, किसका, TiO2। और स्कैंडियम पर भी यहां 3+ और नाइट्रोजन पर 3- है, यहां टिटेनियम पर 4+, ऑक्सीजन पर 2-, 3+2-। तो अब एक बात तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि लैटिस एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप S ब्लॉक हैलाइड डील कर रहे हैं ना, इनकी लैटिस एनर्जी लगभग 500 से शुरू होकर, लगभग उससे थोड़ी कम से ही चले जाओ, 400 पकड़ सकते हो, से लेकर के इनकी लैटिस एनर्जी 1000, 1200, 1500 के बीच जा सकती है। ये पीरियोडिक टेबल की लिस्ट यू नॉट है कि हाईएस्ट यू नॉट लिस्ट, क्यों, यहां कटायन भी बड़ा है और अनायन भी बड़ा है, नहीं है। तो ये क्या है, लिस्ट, रेंज ऑफ यू नॉट वैल्यूज अमोंगस्ट आयोनिक कंपाउंड्स ना। आयोनिक कंपाउंड्स में इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ही कम है। किस ऑर्डर में है, वो 400 से लेके 1500 अधिक से अधिक पकड़ लो, इनके बीच में ही वैरी करेंगे, इसके ऊपर कोई भी 1500 भी कोई नहीं जा पाएगा, इसी के बीच में सब वैरी करेगा। और इन सब में सबसे कम किसकी होगी, CSI की ना। अरे कटायन भी सबसे बड़ा पकड़ लो, अनायन भी सबसे बड़ी ले लो, तो सबसे बड़ी कटायन CS प्लस अनायन सबसे बड़ी I-, तो वहां सबसे कम होगी। तो ये लैटिस, अब उन लोगों की लैटिस देखिए आप इसके रिस्पेक्ट में कितनी हाई है, जो अभी आपने किया है MgO, अभी आपने किया है TiO2, Al2O3, ये सब की लैटिस देखिए कितनी हाई है। क्या आया कुछ समझ में, बोलो क्लियर है। अब तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से अपन निकालना अगर चाहे तो कहां से निकाल सकते हैं, लैटिस एनर्जी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकलेगी, बॉर्न-हेबर साइकिल से। बॉर्न-हेबर साइकिल में सारी चीजें मालूम हो तो लैटिस को एक तरफ रख के दूसरे तरफ से घटा दोगे, वो एक्सपेरिमेंटल निकलेगा। एक्सपेरिमेंटल SCN, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ
ionic compounds can be calculated using Born-Haber cycle. नहीं जी, Born-Haber cycle को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको करनी क्या पड़ेगी? लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक तरफ, इसमें से घटा देनी पड़ेगी किसको? बाकी चीजों को। बाकी चीजें क्या क्या लगेंगी? हीट ऑफ एटोमाइजेशन, फिर क्या लगेंगी? आयोनाइजेशन, फिर क्या लगेंगी? बॉन्ड डिसोसिएशन, फिर क्या लगेंगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही हुआ ना जी, प्लस माइनस जो भी है, और सारे में टोटल लगा हुआ। टोटल का मतलब समझ रहे हो? कितना लगेगा नहीं लगेगा वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से लैटिस, यहां से जो लैटिस निकलेगा ये थियोरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा? एग्जैक्ट होगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रिसीजन के साथ आएगी या नहीं आएगी? सटीक। अब इसी का एक ऑप्शन निकाला गया है, थियोरेटिकल अप्रोच। थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ लैटिस एनर्जी। हायर क्लासेस वालों को यह बहुत डिटेल में पढ़ना होता, आपको शॉर्ट में जानना। एक्चुअली ऊपर वाला मेथड छोटा है या लंबा है? लंबा है ना जी। ये जो मेथड है आपका वो लेंदी है, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है कि ये मेथड क्या हमारा कैलकुलेशन इज लेंदी। इसीलिए अपने को जरूरत पड़ी किस चीज की? कोई थियोरेटिकल अप्रोच की, कि कैसे किसी फॉर्मूले से हम तुरंत लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कई साइंटिस्ट ने इसके लिए कोशिश करी है अपने अपने लेवल पर। पहले बॉर्न ने बनाया तो एक इक्वेशन बनाया, उसको बोले बॉर्न इक्वेशन, फिर बॉर्न लैंडे इक्वेशन हुआ, फिर बॉर्न लैंडे करेक्शन हुआ, और फिर अलग अलग लोगों ने भी ट्राई किया है। कैपुंस्की इक्वेशन है एक, लेकिन हम लोग को नहीं जानना, हम लोगों को एक ही जानना है, बस उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 माइनस 1 बाय एन है। लेंदी चीजों से बचने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है। यही ज्यादा लेंदी है। एक्चुअली इसमें अधिकांश चीजें कांस्टेंट, अधिकांश चीजें कांस्टेंट। एन नॉट एवोगाड्रो नंबर, जेड प्लस और जेड माइनस चार्ज, तो चार्ज तो दिख जाएगा जिसका निकालने जा रहे हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, आर कटायन और एनायन की साइज, वही एक निकालना पड़ेगा, और एन है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट, और ए है मेडुलेन कांस्टेंट। तो लगभग मैक्सिमम चीजें क्या है? कांस्टेंट। मैं यहां लिख रहा हूं एन नॉट एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मतलब पर मोल डिफाइन हुआ ना। अगर आपने एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? पर मोल। ए क्या है? ए इज मेडुलेन कांस्टेंट। ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर। सबसे खतरनाक चीज यही है, ये डिपेंड करती है किस पर? ज्योमेट्री पर। आपको मैं बताऊं, अगर ज्योमेट्री लगभग सिमिलर हो तो मेडुलेन कांस्टेंट की वैल्यू लगभग सेम होती। अगर ज्योमेट्री सिमिलर हो तो मेडुलेन कांस्टेंट की वैल्यू लगभग सेम होती है, बहुत ज्यादा का तब फर्क नहीं आता। तो मेडुलेन कांस्टेंट हमेशा फिक्स नहीं होगा, अलग अलग ज्योमेट्री के लिए मेडुलेन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर दो आयोनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं और दोनों की ज्योमेट्री क्या है? सेम है, तो उस केस में मेडुलेन कांस्टेंट अफेक्ट नहीं करती। इसलिए एक तरह का कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेते हो, तो ये वही है।
जेड प्लस जेड माइनस क्या है? इंटीग्रल चार्ज। जेड प्लस और जेड माइनस क्या है? इंटीग्रल चार्ज। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आर क्या हो गया? आर बराबर आर प्लस जोड़ आर माइनस, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ना, बोलो, या इंटरलैटिस डिस्टेंस। कैटायन और एनायन दोनों लैटिस के बीच की दूरी है, कौन जी? आर। आर प्लस जोड़ आर माइनस। और एन क्या है? बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट। एन क्या है? बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से 5, 7, 9, 10, 12, इस तरीके की वैल्यू होती है एन की। तो एनीवेज, अब मेरे को यह बताओ ध्यान से, लैटिस एनर्जी में कांस्टेंट को मैं हटा रहा हूं, एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 माइनस। पहली बात, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? एन नॉट ए ई स्क्वायर, और सारे कांस्टेंट को क्या कर दिया? चलो के लिख दिया। तो यू नॉट इक्वल्स टू के, पहली चार्ज को लिखा Q1, दूसरे चार्ज को लिखा Q2, अब बाई आर। ठीक से देखो, लेकिन अभी प्लस माइनस का खेल समझना बाकी। एन की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है? अभी लिखा बड़ी है, 5, 7, 9, 10, 12। तो ये वाली टर्म 1 से जब गुना हुई तो प्लस हुई, और वो वाली टर्म जब 1 बाय एन से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस हुई। लेकिन ये 1 से छोटी है, बड़ी है, तो बड़ी है तो वो वाली वैल्यू 1 से, तो 1 से छोटी हो जाएगी, तो नेगेटिव की वैल्यू कम हो गई और पॉजिटिव की वैल्यू, तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ। क्या आया समझ में? घंटा आया समझ में। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकता है बेटा, क्योंकि चार्ज प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या पहले आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला पॉजिटिव? ये 1 बाई एन से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये लग रहा था कि पॉजिटिव हो गई, ज्यादा बड़ी, लेकिन नेगेटिव क्यों है? तो एक्चुअली जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हो वो पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव समझ रहे हो वो नेगेटिव हो रही। कैसे? जेड प्लस जेड माइनस जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी इस वजह से क्या हो गई हमारी? फाइनली नेगेटिव हो गई, और होनी भी चाहिए। क्या इक्वेशन देख के लग रहा है इक्वेशन इज कंपेरेबल टू पोटेंशियल एनर्जी? इसीलिए हमने क्या बोला था शुरू से ही, लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो यहां से लैटिस निकलेगी वो थियोरेटिकल निकलेगी या प्रैक्टिकल निकलेगी? थियोरेटिकल। और यू नॉट जो एक्सपेरिमेंटल है, ये बीएल इक्वेशन से आया ना जी, और ये कहां से आया? बीएच साइकिल से ना, बोलो। ये अब एक दूसरे से सेम होगा या डिफर कर सकता है? डिफर कर सकता है। ये एक दूसरे से कम ज्यादा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो थियोरेटिकल जो है हमारा वो प्रैक्टिकल लैटिस एनर्जी से क्या कर सकता है? थोड़ा डिफर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी ये डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो सकती है जी। के की वैल्यू, के तो ऐसे लिख दिया, तो सारे कांस्टेंट्स हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होंगी ना। नहीं, आपको निकालने के लिए कभी नहीं बोलेगा, वो इक्वेशन बस समझना है, इक्वेशन जान गए आप काफी, उससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं। पहले ये क्लियर हो गया मामला? कोई दिक्कत? आ जाओ। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको ये कह रहा हूं
हाँ, तो थियोरेटिकल लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल से अलग है, एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंटल की है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पोलराइजेशन, और भी कुछ इफेक्ट है, पोलराइजेशन भी एक इफेक्ट है जो दोनों के बीच, आपने जितना लैटिस सोचा उतना लैटिस आया या नहीं, ये एक लेवल पर पोलराइजेशन से भी डील होती है, सिर्फ उसी से डील नहीं होती है, उससे भी डील होती है। अब बातें करते हैं लैटिस एनर्जी का रेंज। लैटिस एनर्जी एक तरीके की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है, इसलिए इसके रेंज को समझना जरूरी है। लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, है कि नहीं? बोलो। ठीक, is a kind of bond dissociation energy. हाँ, पोटेंशियल हुई ना, तो मैंने अब इसी को फिर कैसे लिखा? अच्छे से देखो ना, तुरंत समझ जाओगे, क्यों परेशान हो रहे? बॉन्ड नहीं, डिसोसिएशन एनर्जी समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। मैं समझ रहा हूं आपके पॉइंट को, आप सही है, मैंने क्या बोला पहले वो समझिए। एक्चुअली जो अगर आपका कोई बॉन्ड है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कोई बॉन्ड HF, क्या लिया? HF कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको तोड़ने में एक लगने वाली एनर्जी है ना जी, BD, वो लगभग 576 किलो जूल पर मोल। तो एक्चुअली ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्या है? H एटम और F एटम मिलके जब HF बनाएंगे तो इतनी रिलीज हुई। ये आया कहां से? जो H एटम और F एटम, एटम्स सर एटम तो होते नहीं है, तो नहीं होते, उससे क्या मुझे मतलब है? H2 होते हैं ना, तो H2 का पहले बॉन्ड टूटा होगा, F2 का बॉन्ड टूटा होगा, ठीक है? तो जो HF बना फाइनली मेरा, तो HF की बॉन्ड बनने समय में एनर्जी रिलीज कितनी हुई? 576 किलो जूल पर मोल, ठीक है? तो तोड़ने में भी कितनी लगेगी? तो आपने इस वैल्यू को क्या बोला? बॉन्ड डिसोसिएशन। तो अगर मैं कोई पकड़ लेता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने एग्जांपल पकड़ लिया MgO, क्या पकड़ लिया? MgO। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड इस तरीके से पकड़ लिया मैंने, MgO ले लिया, या कोई सस्ता वाला ले लो, NaCl ले लो, बहुत बढ़िया, NaCl लिया, तो NaCl की लैटिस एनर्जी 780 के अराउंड होनी चाहिए, 786 किलो जूल पर मोल, सही। तो NaCl की लैटिस, ध्यान सुनिए, अब मुझे NaCl की बॉन्ड तोड़नी है, अब मुझे NaCl की बॉन्ड तोड़नी है, ठीक वैसे ही जैसे HF की बॉन्ड तोड़नी थी, तो इतनी एनर्जी लगी। तो NaCl में तो एक बॉन्ड नहीं है ना दोस्त, अच्छे से सुनो, BCC पगला उगला है रे, FCC स्ट्रक्चर है ना, FCC में ये अरेंज्ड। तो अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर इसको तोड़ दिया जाए, तो तोड़ेंगे आप तो कि ये किसमें टूट के आएगा? किसमें टूट के आएगा बोलो? Na+ और Cl- के कैसे आयंस? गैसियस और फ्री हो जाएंगे ना। ये 786 किलो जूल पर मोल जब आप इन्वेस्ट करेंगे, यही तो इसकी लैटिस एनर्जी थी, तब ये किसमें वापस टूट जाएगा? जहां से आया था। तो क्या लैटिस एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं हुआ? लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं हुआ, उसकी तरह हुआ, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफाइन होती है कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो आप मेटल में भी तोड़ते हैं, मेटल में, वहां भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? हीट ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हो, बोलते हो ना। यहां पे आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन यहां पे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं कह सकते, इसलिए हमने क्या बोला? एक तरीके की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो रही है वैल्यू, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड स्ट्रांग, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। बोलो, बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है?
ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही। तो कई बार एक चीज हो सकता है, एग्जाम्पल जो आपसे स्टेबिलिटी की पूछी जाए, अब इसमें मुद्दा दो है कि मैं बॉन्ड एनर्जी मतलब लैटिस से कंपेयर करूं या मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कंपेयर करूं, यह कंफ्यूजन का सब्जेक्ट। कंफ्यूजन उस जगह पर नहीं है जहां पर लैटिस एनर्जी का भी ट्रेंड वही है जो ट्रेंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। मैंने क्या बोला शायद आपको समझ में कम आया होगा। क्या बोला मैंने? मैंने आपसे बोला कि अच्छे सुनोगे, मैंने आपसे बोला आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सोचने से क्या लग रही है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से, क्योंकि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब आयंस स्ट्रांगली उतना इंबेडेड है। अगर आयंस स्ट्रांगली इंबेडेड है तो उनको सेपरेट या डिटैच करना उतना डिफिकल्ट है, और जितना डिटैच करना डिफिकल्ट है इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में अब ज़हन में क्या आया, अच्छा तो लैटिस ज्यादा होगी तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा। बट पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया, ए कंपाउंड इज सेड टू बी स्टेबल इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। अरे हो गई। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड किसकी हो, लैटिस की हो, वही ट्रेंड किसकी हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। वैसे जगह पर स्टेबिलिटी बोलना आसान हो जाएगी जहां पर जो ट्रेंड किसकी हो, लैटिस की, वही ट्रेंड किसकी हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। लेकिन वैसे जगह पर यह बोलना मुश्किल हो जाएगा जहां पर क्या है, लैटिस का ट्रेंड और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ट्रेंड एक दूसरे से डिफर कर रहा है। ऐसे केस में आपको स्टेबिलिटी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों बोलेगा तो दोनों सही, दोनों में से कोई गलत नहीं है, फर्क है। हां, अगर उसने खोदते हुए, खुदाई करते हुए यह क्लियर पूछ दिया, स्टेबिलिटी बोलना इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसोसिएशन अप टू गैसियस आयन, इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसोसिएशन अप टू गैसियस आयन, तो लैटिस लगेगी। इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसोसिएशन अप टू एलिमेंटल फेज तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर भी अगर सर मेरे से पूछिए कि सर एक चीज किस बात को डोमिनेट किया जाए, तो मेरे से इस बात को पूछिए तो मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो ज्यादा सटीक कैलकुलेशन क्रिएट करेगा आपके लिए। लेकिन ऐसी चीजें कॉम्प्लेक्स करके पूछेगा नहीं, पूछेगा कहां, जहां दोनों का ट्रेंड लगभग सेम होता। अब मैं इस पे एक अच्छी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको यहां से भी फैक्टर समझ में आ गया। अरे फैक्टर्स दिखा, यू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दिखा जी। जितना चार्ज प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतनी लैटिस ज्यादा होगी, और जितना कटायन का या अनायन की साइज छोटी होगी उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? ये एक तरीके की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है। चलो, अगर मैं, आपने सुना है कि आयोनिक बॉन्ड इज सेड टू बी क्या, स्ट्रॉन्गर देन किससे, कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो कारण। अब सुनो, सोचो क्या है, अभी हमने डिस्कस कर दिया, क्योंकि दोनों ही का ही मेजरमेंट स्ट्रेंथ का किससे डिस्कस कर सकते हैं, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, और एक की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कौन है, लैटिस एनर्जी। तो अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ध्यान से सुनो, और यहां पे मैंने कौन सा बॉन्ड लिया, आयोनिक क्रिस्टल्स। अब यहां पे जो, अगर आपने कोई सिंगल बॉन्ड लिया है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, इसकी जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी ना, बोलो, वो 150 से शुरू होगी और सिंगल बॉन्ड 700 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। 700 पे भी रेयर कोई जाता है,
तो 150 से लेके वो 750 किलो जूल पर मोल के बीच में खत्म हो जा रही है। कौन जी? अगर कोई बॉन्ड मेरा सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल ट्रिपल है तो ये रेंज बढ़ सकता है। अगर आप मल्टीपल बॉन्ड्स में जा रहे हैं, किस में जा रहे हो, तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अब 450 किलो जूल से शुरू होके 1100 जूल पर मोल तक, किलो जूल पर मोल तक ये जाके समाप्त हो जाएगा। 1200 कर लो। क्या कोई पॉइंट है? बोलो। हाँ, कुछ बात कर रहे हो, बोलो बोलो ना। क्या? 495, 495। O2 और OH की लगभग क्लोज होती है, ध्यान रखा करो, और दोनों लगभग 500 के आसपास। O2 और OH की लगभग, एक में डबल है, एक में सिंगल है। सिंगल है लेकिन एक एटम छोटा है, हाइड्रोजन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है इसलिए। तो आपका फाइनली क्या निकला? ये मेरा अधिक से अधिक कोवेलेंट बॉन्ड जा सकता है। सिंगल में 150 से 750, मल्टीपल में 450 से 1200। लैटिस, इसकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी वो लैटिस एनर्जी होगी। लेकिन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये टर्म किसके लिए लागू है? उसके लिए मैंने बोला अ काइंड ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। तो इसके लिए सब कुछ क्या है? लैटिस एनर्जी। इसकी जो लैटिस एनर्जी की रेंज होती है, अभी आपने पढ़ा, सबसे गया गुजरा 400, अरे बोलो 400 शुरू हुई, और ये जा करके 10 पर पावर 5 किलो जूल पर मोल के रेंज में भाग जाएगी। दस पर पावर 5 के रेंज में जा सकती, मतलब लाख में पहुंच गए ना जी आप। किसका है सर? तो क्या क्लियर हुआ? अब इसी में 2-4 एग्जांपल्स ध्यान से देखो। एल्कली मेटल वाला तो हो ही गया। एल्कली मेटल के जो हैलाइड हैं, अभी ना इनका किया। अरे इसको 1500 भी हटा लो यार, मत लिखो, मेरे मन में क्यों बोझ डाल रहे हो, कम कर ले भाई। हाँ ना, मत कर। किसका? एल्कली मेटल हैलाइड। मेरे मन में बोझ नहीं रखो यार, ये 1500 हो जाएगा तो समझ रहे हो दुनिया पलट जाएगी। ठीक है, 1100 बहुत है, 1100 1200। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना होता, रेंज मैंने बोला कि ध्यान में रखना, मतलब देखो कितना कम है। एल्कली मेटल हैलाइड अभी आपने किया 400 से 1100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। LIF यही ना सबसे ज्यादा होगा, यही होगी अराउंड 1100। अरे सबसे ज्यादा एल्कली मेटल में कौन होगा? LIF ही ना होगी। अच्छा, MgO को देखो, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इन दोनों में मेडुलेन कांस्टेंट एक तरह की हो जाएगी। अरे 1:1 है कैटायन एनायन रेशियो। NaCl की तरह के स्ट्रक्चर, NaCl की तरह के स्ट्रक्चर, तो मतलब स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी। तो जब स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी तो Z प्लस Z माइनस में कितने का अंतर है, जरा गौर करो। LIF Z प्लस Z माइनस 4 का अंतर है। अरे है, तो 4 गुना करोगे तो ये Z प्लस Z माइनस किसकी बराबर हो जाएगी? इसीलिए लगभग वो 1000 है, लगभग ये 4000 है। लगभग वो 1000 है और लगभग ये 4000 है। इस तरह से लगभग ध्यान रख सकते हो। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अभी देखो। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत अच्छा चीज पूछो, बहुत बढ़िया चीज, शाबाश। अभी आपको हम लेंगे भी आपका अच्छे से, सवाल अच्छा किया तो लिया भी जाएगा। हमने बोला कि ये उस फॉर्मूले में देखो, अगर मान लो मैं LIF और MgO का कंपेयर कर रहा हूं तो N0 तो दोनों के लिए सेम है, 4 एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए सेम है। बोलो अब डिफरेंस कहां? इसको भी N को हटाओ, डिफरेंस क्या है? चार्ज में, E भी सेम है और R में। क्या आपको यह मालूम नहीं है Li प्लस और Mg2 प्लस में, Mg2 प्लस और Li प्लस में Li प्लस की साइज बड़ी है और लगभग बराबर है। Li प्लस की साइज लगभग बड़ी है और बराबर है।
तो कटायन लगभग बराबर है और थोड़ा बड़ा कौन है, Li+। अब अनायन में लगभग बराबर है लेकिन थोड़ी बड़ी कौन है इस बार, O+। याद करो O+, 1.48 और F- 1.37। तो इसीलिए कटायन में एक थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो अनायन में दूसरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और मेडुलेन कांस्टेंट दोनों के लिए लगभग सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर नीचे के फैक्टर को फिर इग्नोर करूं तो लैटिस अकेले किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे। एक में चार्ज है, एक कटायन, 1+ 1-, और एक में है 2+ 2-। इसीलिए ये डिफरेंस कितने का चला गया, 4 का। एक 1000 के राउंड रहेगा और एक 4000 का राउंड रहेगा, राउंड में हम लोग अगर चल रहे हैं तो। बाकी थोड़े थोड़े डिफरेंसेज आने की वजह से वैल्यू एग्जैक्ट 4 गुना नहीं होगा, ये आप समझ पा रहे हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? इस तरह से हमने उस इक्वेशन का भी आपको यूज समझाया। तो लैटिस एनर्जी आपने एग्जांपल करा, AlF3 ग्रेटर देन 5000। आपने एग्जांपल किया TiO2 12000। आपने एग्जांपल किया Al2O3 15000 अल्फा फॉर्म। तो क्या देख रहे हो, क्या ये बहुत आगे नहीं जा रहा है? और इसके बाद जो रॉक्स मटेरियल्स वगैरह हैं, अगर उसमें एंटर कर जाओगे तो बहुत रेंज भाग जाएगा। ठीक है, जो रॉक्स कंपोनेंट है, कंपोनेंट सिलिकेट्स एंड फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स एंड, तो अब ये रेंज बहुत जाने लगेगा। एक एग्जांपल है बेटा ट्रॉलियाइट। क्या है? इसकी लैटिस एनर्जी 60,000 से ज्यादा है। एक समझ में आया? ट्रॉलियाइट की नहीं, ग्रॉसिलराइट की। ट्रॉलियाइट की तो आप इसकी 20 ले लो, से ज्यादा है। ग्रॉसिलराइट इसकी लैटिस एनर्जी 60,000 से ज्यादा है। तो ऐसे बहुतों मटेरियल, बस मैंने एक दिखाया। और ये है क्या? ट्रॉलियाइट क्या है? ये फॉस्फेट। क्या है? ये फॉस्फेट है। और ग्रॉसिलराइट क्या है? ये सिलिकेट है। रॉक्स में आपने पढ़ा ना कि सिलिकेट्स होते हैं, ये सिलिकेट्स। तो अगर आप सिलिकेट्स और फॉस्फेट्स में जाएंगे तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। आपके सिलेबस में एक एग्जांपल एक जानना है, एक चीज पढ़नी है, फ्लोरेपेटाइट। व्हाट इज फ्लोरेपेटाइट? फॉर्मूला इज व्हाट? आपको पढ़नी है। Ca3PO4 फॉर्मूला पूछी गई है कई बार, और CaF2। अब ये कंपाउंड लिख करके मैं आपसे ऐसे अनुमान में पूछ रहा हूं, लैटिस एनर्जी क्या लगता है? 10,000 के नीचे होगा कि 5,000 के नीचे होगी कि 1,000 के नीचे होगी? अगर क्लोजर वैल्यू बोलूं तो आप क्या बोल सकते हैं? 10,000 बोलेंगे। कौन सा मटेरियल है? फॉस्फेट। चार्ज 3-, 2+, 2+, 1-। इसकी लैटिस एनर्जी 10,000 के ऊपर है। अब जरा समझिए, तो आपको इस तरह से अनुमान आए इन चीजों का। मेरा बस इस टॉपिक में यह सब कराने का यही मुद्दा है कि आपको यह फील आए कि भाई हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, तो वो दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मटेरियल हार्ड होगी, टफ होगी, तोड़ना फोड़ना आसान नहीं होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसको आयंस में बनाना, कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होगा सॉलिड फेज से। क्या क्लियर हुई अच्छे से? किसी को कोई डाउट है? कुछ भी बोल लो। तो ये मैंने बात की कि लैटिस एनर्जी के रेंज पर, वैल्यू पर, कि किस तरीके से रेंज वैल्यू आगे जा रही है। लैटिस एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कमजोर से कमजोर भी जो होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के मजबूत से मजबूत बॉन्ड से भी वो क्या होती है? मजबूती होती है। आयोनिक कंपाउंड के बॉन्ड शुरू हो रहे हैं कितने से? 500, 400, 500 किलो जूल पर मोल से, आयोनिक के। क्या जी? और ये समाप्त कहां पे सिंगल बॉन्ड हो जा रहा? 500, 600 पे जाके समाप्त हो जा रही है। क्या छोटू? काफी ज्यादा होगी, अनुमान लगा लो। इन्होंने पूछा Fe2O3, Fe2O3 के भी कई फॉर्म होते हैं। तो अगर आप, कई फॉर्म होते हैं Fe2O3 के, तो Fe2O3 की लैटिस एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। अनुमान लगाने की चीज है। Fe2O3, TiO2, ये सब की लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होगी।
सीखे इसको यहां तक? कहीं पे कोई परेशानी नहीं है? अच्छे से क्लियर हुआ सभी का? ठीक है, अब बात करो, मैं स्टेबिलिटी पे आता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दोनों बातें लागू होंगी। कौन कौन दोनों बातें? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। क्योंकि लैटिस एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो आयंस को क्या करती है? बांधती है ना जी। दोनों पे डिपेंड करेंगे। तो स्टेबिलिटी कहां पर बोलना ज्यादा सही होता है? जहां दोनों का ट्रेंड क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस जगह पे ज्यादा सटीक होता है। तो सर ये पता कैसे करें? ये मुश्किल है पता करना, ये पता करना डिफिकल्ट है। मैं आपको एग्जांपल जरूर लेके दिखा रहा हूं। लेट, जो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, मैं वही दिखाता हूं जिसको जेई मेन ने पूछा, जिसको नीट ने पूछा हुआ, मैं वो एक शानदार एग्जांपल दिखाता हूं। बहुत बढ़िया। एल्कली मेटल हैलाइड्स अभी किया है ना? लेट एल्कली मेटल हैलाइड्स। तो अगर मैंने लिया LiF, NaF, KF, RbF, CSF, और क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो? LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। फिर क्या हो जाएगा? LiBr, NaBr, KBr, RbBr, CS। अब यहां पर पोलराइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब है कि लैटिस की ट्रेंड क्या होगी? रेगुलर होगी। अब ये सब चीज सीखे आप, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप। अब लैटिस सामान्य तौर पर उधर ही ज्यादा होगी जिसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना जी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो तभी ज्यादा होगी जब, लेकिन स्ट्रिक्टली कि जनरली? जनरली, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव टर्म्स भी है। अगर उसने डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है ट्रेंड पलट जाए। बोलो, इनमें लैटिस या तो इधर है या इधर है। यू नॉट इंक्रीजेज रेगुलरली। अब मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डील करता हूं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऊपर की तरफ होना भी चाहिए, क्या जी? होनी भी चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नीचे की तरफ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओनली अमॉन्स्ट एल्कली मेटल फ्लोराइड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीजेज अपवर्ड। नेगेटिव वैल्यू की बात कर लो। इसलिए यहां पर स्टेबिलिटी अगर बोली जाए बड़े आराम से डील हो सकती है। लैटिस भी ऊपर है और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी ऊपर ही, लेकिन इसमें अगर बोली जाए आराम से डील नहीं हो सकती। लैटिस कह रहा है LiCl को डिसोसिएट करना मुश्किल है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह रहा है CsCl को डिसोसिएट करके एलिमेंट में ले जाना मुश्किल है। तो कौन बातें सही है? दोनों सही है। स्टेटमेंट में लिखना क्या पड़ेगा? LiCl को डिसोसिएट किया मैंने किस में? Li प्लस और Cl माइनस में, तब वो डिसोसिएट करना मुश्किल है। और CsCl को किस में डिसोसिएट किया? सीजियम एटम और क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 में, तब CsCl का टूटना मुश्किल है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हाँ, एनसीईआरटी में जो नहीं लिखी है वो ये है कि ये जो RbCl और CsCl है ना, यहां थोड़ा सा ट्रेंड हर जगह हल्का सा, कभी कभी बराबर और कभी उल्टा हो जा रहा, तो उससे मतलब नहीं है। जनरली किधर की तरफ? नीचे। हां, जब अनायन बदले तब फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब रेगुलर है छोटे अनायन की तरफ। अनायन बदलने में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया अच्छे से? ये किसके बारे में ये लिखी गई है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
आपकी एनसीईआरटी से उठाइए। इस तरह से मैं स्टेबिलिटी पर जब भी काम करूं तो मुझे समस्या आएंगी, आपको समस्या आएंगी। तो एग्जाम्पल में अगर बोला जाए स्टेबिलिटी, LIF, NAF, KF, RBF, CSF, बोलो किधर ज्यादा बोलोगे? इधर ना, इंक्रीजेज। अगर एग्जाम्पल में पूछी जाए स्टेबिलिटी KF, KCL, KBR, KI, किधर बोलोगे? समझ में आया? ऐसे ही एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, CAF2, CACL2, CABR2, CAI2, ऐसे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्लियर हुआ अच्छे से? बाकी आपको समझ में आ गया? NaCl सॉलिड को तोड़ने में अगर डेल्टा H1 इंथैल्पी लग रही है, किसमें पहुंचाने में? Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस। और CsCl को तोड़ने में अगर डेल्टा H2 इंथैल्पी लग रही है, Cs प्लस गैस और Cl, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपसे डेल्टा H1 डेल्टा H2 में किसकी बड़ी होगी? डेल्टा H1 बड़ी होगी डेल्टा H2 से। क्या आया समझ में? लेकिन इसी को फिर किस फॉर्म में और पूछ सकता है? ये तो लैटिस है ना जी, इसी को किस फॉर्म में पूछ सकता है? NaCl सॉलिड को कन्वर्ट किया किस में? Na प्लस Na सॉलिड प्लस हाफ मोल Cl2 एलिमेंटल फेज में पहुंचाया, और इसके लिए इसने लिखा डेल्टा H इसका, और यहां पर लिखा CsCl, इसको किस में? डेल्टा H1 और फिर से लिखा डेल्टा H2, और इसको लिखा CgM सॉलिड और प्लस हाफ मोल Cl2, 2 को 3 कर दो और इसको 4 कर दो। अब बोलो डेल्टा H3 डेल्टा H4 कौन ज्यादा हो जाएगी? 3 की 4? 4 ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नीचे मोर नेगेटिव हुई थी, तो इसको तोड़ना नीचे मोर पॉजिटिव होगी। क्या आया समझ में? तो क्वेश्चन आपसे अगर एल्कली मेटल में पूछना होगा स्टेबिलिटी, तो ये वाली पूछेगा जहां दोनों का ट्रेंड सेम है, या नहीं अगर आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना होगा तो वो आपसे स्पष्ट पूछेगा लैटिस एनर्जी का ट्रेंड बताओ या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ट्रेंड बताओ। क्लियर कट पूछेगा वो, कोई उलझन नहीं रहेगी वहां। क्या अच्छे से क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से भी स्टेबिलिटी डील होगी और लैटिस से भी, लेकिन सामान्य तौर पर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जानते नहीं है तो आप तो लैटिस ही लगाओगे ना, और आपके पास तो कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल में कंपेयर लैटिस एनर्जी, मैंने एग्जाम्पल दिया LIF वर्सेज Li2, अब बताओ तो अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा नहीं होगी रे पगले, बहुत ज्यादा होगी। तो किसी का भी उठाओगे, अगर आपने उसका फ्लोराइड उठा लिया NaF से काफी ज्यादा किसकी हो जाएगी? Na2O की लैटिस एनर्जी। अगर मैंने एग्जाम्पल में बोला स्टेबिलिटी बताओ, ऐसे पूछ दिया मैंने, HF, HCl, HBr, HI, किधर? ऊपर। क्यों ऊपर? ऊपर अनायन छोटी है ना, तो अनायन छोटी होने से लैटिस ज्यादा है, लैटिस ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा है। आया समझ में? घंटा आया समझ में? ये कौन कंपाउंड है? आयोनिक की कोवेलेंट? तो कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे लगाया लैटिस एनर्जी? ये कोवेलेंट है ना सारे, तो यहां पे कौन सा फैक्टर लगेगा? बॉन्ड की मजबूती।
वहां भी बॉन्ड मजबूती लगा है, यहां भी लगाओगे तो किधर बॉन्ड स्ट्रांग है? ऊपर। सेल छोटी होने से हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बढ़ जाएगी, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब चीज देखना, ध्यान देना। अगर मैंने बोला स्टेबिलिटी LiH, NaH, KH, RbH, CSH, बोलो। इनको बोलते हैं सेलाइन हाइड्राइड, जेई मेन में पूछा हुआ। क्या नाम बोलते हैं इनको? सेलाइन हाइड्राइड। क्यों? NaCl को बोलते हो सेलाइन, NaCl को सेलाइन। तो NaCl 1:1 कैटायन यहां भी है और सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका भी नाम क्या पड़ गया? सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं इसको। बोलो ऊपर की तरफ, क्योंकि आयोनिक है, पहले यह कंफर्म होना है, और जब आयोनिक पता चल गया है तो अगला क्या लगाने है? अपने पास एक ही ऑप्शन है, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, क्या हो जाएगी? थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैंने ये एग्जांपल आपको पूछ दिया, इसका मतलब दोनों का ट्रेंड क्या होता होगा? सेम। इसका मतलब यहां दोनों का ट्रेंड सेम होता होगा। मतलब ये बात भी आपको समझ में आ रही है कि लैटिस तो बढ़ी गई, LiH को अगर मैं तोड़ू डेल्टा H1 हीट देके Li प्लस H2 में, और NaH को मैं तोड़ू डेल्टा H2 हीट दे करके Na प्लस H2 में, तो किसमें ज्यादा वैल्यू लगी जाएगी? डेल्टा H1 की डेल्टा H2 ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से आपको? तो अगर आपसे पूछ दिया मैंने एग्जांपल में, इसका मतलब बहुत चीजें मैंने क्लियर की है। ये सब चीजें मास्टर साहब का क्लियर नहीं रहता, बच्चा का तो छोड़ ही दीजिए। जो जो पॉइंट हमने उठाया, रेज किया, क्लियर किया, और बिना आप पढ़े उसको क्लियर कर ही नहीं सकते। तो आपकी अपनी कंपटीशन है, आपको डिसाइड करनी है कि आपको भाई चीजों को क्लियर करनी है, या फिर जैसे जैसे उलझी सभी की है, मेरी भी उलझी रहे। ठीक है? एनालिटिकल अप्रोच आपको अपना डिफरेंट थोड़ा रखना पड़ेगा दूसरों से, अगर आप कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी वाला मामला क्लियर हो गया। हार्डनेस आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से ज्यादा होगी या कम? वो भी ज्यादा होगी, होगी ना? हार्डनेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि जितनी लैटिस रिलीज होगी उतना आयंस क्लोज आएगा और स्ट्रांगली इंबेडेड हो जाएगा, बंध जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? लैटिस एनर्जी। एग्जाम्पल में यहां भी लिख सकते हो, जैसे Na2O से हार्ड हो जाएगी MgO, और MgO से हार्ड हो जाएगी भाई Al2O3 कोरंडम, बहुत हार्ड होता है कोरंडम, वेरी हार्ड, काफी हार्ड सब्सटेंस है ये। ठीक है? NaLiF से ज्यादा हार्ड MgO, इससे ज्यादा हार्ड SCN, इससे ज्यादा हार्ड TIC। अनुमान लगाओ। अनुमान लगा? लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इधर जाने पर क्यों हार्ड हो गई? क्योंकि लैटिस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बहुत तेजी से बढ़ गई, और ये बढ़ने से लैटिस बढ़ गई, और लैटिस बढ़ने से हार्डनेस बढ़ गई। तो आयोनिक कंपाउंड की हार्डनेस भी डिपेंड करेगी किस पर? लैटिस पर। इसीलिए आपको समझ में आ गया रॉक मिनरल क्यों हार्ड होते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ, सिंस रॉक मिनरल्स आर phosphates and silicate with extremely large lattice energy ना, so they are, या
दे possess एक्सट्रीम हार्डनेस एंड रिजिडिटी। समझ में आ गया? रॉक मिनरल के हार्ड होने की वजह क्या है? उनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कोरंडम एक हार्ड सब्सटेंस है। रुटाइल बहुत हार्ड सब्सटेंस। रुटाइल किसमें? हाँ देखेंगे, इसीलिए तो अनायन किस पीरियड का लिया है? सेकेंड पीरियड का। पोलराइजेशन कब बहुत इफेक्टिव होने लगता है, अच्छा इफेक्टिव कब होने लगता है? जब अनायन थर्ड पीरियड पर स्विच करे। यह बात ध्यान रखें। पोलराइजेशन कब? क्योंकि पोलराइजेशन में क्या होना? अनायन को इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो वहां अनायन के लिए ज्यादा जरूरी है साइज बड़ी होनी। आयोनिक कंपाउंड में ये टॉपिक पढ़ेंगे। पोलराइजेशन कब इफेक्टिव होने लगती है? जब अनायन की साइज बड़ी, मतलब थर्ड पीरियड पर उतरने लगे ना। जैसे आप टीआईसी लिए ना, तो टीआईसी क्या है? कम हार्ड है कि बहुत? एक्सट्रीम हार्ड। देखिए ना, आपने जो पूछा मैं तुरंत समझा देता हूं। आप इसी 4+ में अनायन ले लीजिए ना, कार्बाइड को छोड़ के। अभी अनायन कौन है? अब मैंने क्या बोला? Cl- अनायन ले लो। क्या लिया? अनायन जैसे ही लिया बड़ा, तो पोलराइजेबिलिटी अचानक से बढ़ी है कि बहुत ज्यादा हो गई? पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई ना, जबकि नेगेटिव चार्ज एक ही है बेचारे के पास। लेकिन मैंने क्या बोला? पोलराइजेबिलिटी के लिए पहला फैक्टर क्या है? अनायन का साइज। अब नया कंपाउंड क्या बनेगा? वेपर होता है। अब बताइए बताइए, कितना बढ़िया चीज हमने आपको बताया। 12th एग्जाम आप लोग दे के आए हैं, आपने पढ़ा होगा वेन आर्केल्स मेथड। गलिया नहीं रहे हम भी। प्यूरिफिकेशन मेथड है। इम्प्योर मेटल, टिटेनियम को प्योर करने का यह तरीका है। टिटेनियम मेटल अगर इम्प्योर है, उसमें गंदगी मिली हुई है, तो उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, उसका एक तरीका है। वेन आर्केल मेथड होता है। तो वेन आर्केल मेथड में क्लोराइड बनाया जाता है। ठीक है, क्लोराइड मतलब हेलाइड बनाया जाता है। क्लोराइड नहीं बोलो, हेलाइड बनाया जाता है। वहां TiCl4 बनाया जाता है इसलिए ताकि TiCl4 वेपर है, गंदगी नीचे रह जाए, और TiCl4 या TiI वेपर बन के बाहर निकल जाए। अरे आया समझ में? क्या बोला? वेपर है वो बड़ी आराम से बाहर निकल जाए। तो गंदगी रह गई, वो बाहर निकल गया, बाद में उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके तोड़ लिया Ti+I2 में या Ti+Cl2। तो क्या आया समझ में? अरे क्लियर हुआ? तो हमने बोला कि सिर्फ क्या होने से ऐसा हो रहा है? अनायन का साइज। तो पोलराइजेशन आप कब लगाना शुरू करते हैं? जब अनायन की साइज बड़ी होती है। अगर इसको मोर एग्जैक्टली लिख दूं तो मैं TiI लिख दूं तो और बढ़िया हो जाएगा। अब और अच्छा हो गया। ठीक है, ये वैन आर्केल मेथड में ये है। Ti इंप्योर लिया, ये क्या है? ये इंप्योर। इसको किससे रिएक्शन करा दिया? I2 से। तो क्या बन गई? TiI4। क्या बन गई? ये वेपर। अब इसको क्या किया? आगे चल के हीट किया, फिर से तोड़ लिया किसमें? और ये क्या अब आ गया? प्योर। और ये जिस समय वेपर बना उस समय इंप्योरिटी क्या रह गई? गंदगी सॉलिड में रह गई। तो मेरा वेपर मैंने अलग कर लिया, तो गंदगी वहीं पर ही रह गई। आया समझ में? तो ये मेटल का क्या है? प्यूरिफिकेशन। टिटेनियम मेटल का प्यूरिफिकेशन का ये मेथड है, वैन आर्केल्स मेथड बोलते हैं इसको। मेटल को ही हटा लिया, गंदगी को छोड़ दिया वहीं पे। कैसे हटाया? तो मेटल को हेलोजन से रिएक्शन करवा दिया, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बना लेते हम लोग, और बना करके क्या किया? वेपर में कन्वर्ट कर लिया। इंप्योरिटी पर ही रह गई, वेपर को ले गए और हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया। ये 1400 के ऊपर हीट होती। ठीक है, और हीट करने का तरीका होता है कि टंगस्टन के फिलामेंट के से नीचे से वेपर पास करवा देते हैं। तो टंगस्टन का फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, पास किया तो वो टूटने लगा, टूट टूट के नीचे टिटेनियम बन के नीचे चली गई और आयोडीन या क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। कितना बढ़िया और इजी मेथड हो जाता। तो हार्डनेस आयोनिक कंपाउंड की समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? सामान्य तौर पर लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपको कंपाउंड दिखे तो देख के आप थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हो ये कंपाउंड हार्ड होगी कि सॉफ्ट। Fe2O3 हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी? हार्ड होगी।
सीजियम क्लोराइड हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी? सॉफ्ट होगी, रिलेटिवली रिलेटिवली सॉफ्ट होगी। TiO2 हार्ड होगी। AlF3 हार्ड होगी। AlCl3 सॉफ्ट हो जाएगी। Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया ना, तो पोलराइजेशन हाई हो जाएगी तुरंत। तो AlF3 हार्ड, AlCl3 सॉफ्ट। अब वहीं पर फिर से Al2O3 वेरी हार्ड। बहुत अच्छा एग्जांपल एक करवाया था हमने पिछले क्लास में कि Al2O3 की भले ही लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, बावजूद उसके हाई पोलराइजेशन, उसमें पोलराइजेशन अच्छा खासा है, जिसके कारण जब उसे हम मेल्ट करते हैं तो अच्छे से हमारे मेटलर्जी में आयंस नहीं बनते। याद करो, पढ़ाया था, अरे बोला था पिछली क्लास में। इसलिए उसमें क्रायोलाइट डालते हैं, क्रायोलाइट डाल के AlF3 ऐड करते हैं, क्योंकि AlF3 की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। 9th-10th में पढ़ना था कि बॉक्स, हाँ पढ़ना था, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। एल्यूमिना में क्रायोलाइट डाल करके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग। तो क्यों डाला गया? जबकि Al2O3 बहुत और है हमारे पास, लेकिन डायरेक्टली उससे इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्यूमिनियम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो आयंस नहीं दे पाता। और आयंस क्यों नहीं देता? पोलराइजेशन अच्छी है। क्यों पोलराइजेशन अच्छी है? ऑक्साइड है। तो करते क्या है, दोनों को मिला दिया, 60-40 के रेशियो में मिलता है, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। पहला ईंधन बच गया। दूसरा, अब जब मेल्ट हुआ तो Al2O3 Al और ऑक्साइड आयन नहीं दिया। जो आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्शन किसकी? एल्यूमिनियम की। क्या बोला हमने? आपकी जो Al2O3 है, एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना लाते हैं कहां से? बॉक्साइट से। तो वो सब अभी नहीं पढ़ना। बॉक्साइट और से क्या लाते हो? एल्यूमिना बना लिया। तो करना यही है कि कुछ नहीं, इसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, बोलो, और मेल्ट करने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। तो मेल्ट किया तो क्या मिल गया? Al3 प्लस और O पर डबल माइनस, बोलना रे। इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो क्या मिल गई? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम कैथोड पर और O2 एनोड पर, बोलो, बन गया। दिक्कत क्या है? ऐसा ही होना चाहिए। कैथोड पे कैटायन डिपॉजिट होती है, एनोड पर एनायन डिपॉजिट होती है। याद रखा करे, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन, और C फॉर वो भी जो आप लोग हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन, C फॉर वो जो हम लोग हैं। लेकिन ये तरीका हो पाता है या नहीं? नहीं, नॉट यूज्ड कमर्शियली। क्या क्या समस्याएं हैं? वही, क्या क्या समस्याएं हैं? पहली समस्या यह है Al2O3 की हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट 2000 के ऊपर। तो इससे मेरा क्या होगा भाई? फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो सारे खर्चे तो एल्यूमिनियम पर पड़ेंगे, और एल्यूमिनियम बाजार में आएंगे, फिर महंगे होंगे। फिर आप खाना किस चीज में पकाएंगे? मिट्टी में। तो हर चीज को ऐसे सस्ता किया जाता है ना, हर मेटल को ऐसे ही चीप किया, तो प्रोडक्शन को चीप करने। तो Al2O3 की हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पहली समस्या। दूसरी समस्या, और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? ड्यू टू लार्ज यू नॉट। अरे आया समझ में? अब अगला, Al2O3 लार्जली कोवेलेंट है। लार्जली, अब लार्जली कोवेलेंट क्यों है भाई? ड्यू टू हाई पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन इसमें अच्छी है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छी हो गई। तो सर कोवेलेंट हो गया तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है लार्जली कोवेलेंट होने की वजह से, इसीलिए यह पुअर इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया? पुअर इलेक्ट्रोलाइट। बोलो, क्योंकि अगर मेरा Al2O3 को आपने पिघला दिया
पिघला दिया मान लो, तो आप क्या सोचते हैं सर मस्त एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, मस्त क्लोराइड आयन मिलेंगे, घंटा मिलेंगे, ना मिलेगा बेटा, बहुत कम मिलेगा कंसंट्रेशन, काफी लो कंसंट्रेशन होंगी इनकी। जब कंसंट्रेशन दोस्त लो होगी तो बताओ एल्यूमिनियम कैसे जाएगा कैथोड पर, उसकी तो कंसंट्रेशन ही लो है। क्यों कंसंट्रेशन लो है? वो पिघला लेकिन वो Al2O3 मॉलिक्यूलर रह गया। मॉलिक्यूलर मतलब वो क्रिस्टल से बाहर, मतलब आयंस में फ्री नहीं हो पाया, एल्यूमिनियम के साथ लगी हुई है कौन? ऑक्साइड। क्योंकि इसमें कौन कैरेक्टर अच्छी आ गई? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट चीज को पिघलाओगे तो आयन में टूटेगी। बर्फ को पिघला के देखो, क्या H+ O माइनस में टूट जाती है क्या? वाटर नहीं ना। कोवेलेंट चीज को पिघलाओगे तो वो आयन में नहीं जाती है, वो कोवेलेंट ही रहती है। दिमाग में ठूसिए, आप लोगों को बोल दिया जाए कि HCl, आप लोगों को बोला जाए लिक्विड HCl से कंडक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी, आप लोग बोलेंगे दौड़ के आएगी। हाँ जी सर। आप लोगों को बोला जाए लिक्विड HCl से कंडक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी, तो बोलोगे आएगी। क्यों आएगी? सर आयन में चला गया H+Cl-। जरा सोच के देखो, जाएगा आयन में क्या? क्या आया समझ में समस्या? तो ये पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कैसी है? पुअर। तो कंडक्टिविटी देगी कि नहीं देगी? अब हमने इसको सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया, इसमें Na3AlF6 ये 60% लिया, 60% अकेले, और अगर सही से बोलिए तो इसमें 20% CaF2 डाल दिया। क्या डाल दिया? तो अब नीचे जो बना मिक्सचर, उस मिक्सचर में क्या क्या है? Na3AlF6 कितना % है? 60। CaF2 कितनी है? 20। और Al2O3 कितनी है? मात्र 20। समझो, जिससे लाना है एल्यूमिनियम वो सिर्फ कितनी है? 20। अब जो ये मिक्सचर हो गई, इस मिक्सचर की अचानक से मेल्टिंग पॉइंट काफी हो गई, वेरी लो। कितनी हो गई ये सब अभी छोड़ दीजिए, ये सब पढ़ना है बाद में बताएंगे। हाँ 1200 करो। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो हो गई मिक्सचर की। और अब ये जो मिक्सचर है, अब समझो इसमें क्या है। इस मिक्सचर को जो हमने बनाया, बड़ा बड़ा अच्छा चीज डिस्कस हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। बस 2 मिनट 3 मिनट और लेंगे। सर आप 2 बोलते हैं तो 10 लेते हैं। अरे पढ़ने यार, पढ़ना। मुझे कोई ऐसे पढ़ाता ना तो आज हम आपको नहीं पढ़ा रहे होते, समझ रहे हैं? पढ़ ले बेटा, सीख ले अच्छे से। प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम यह है कि एल्यूमिना से डायरेक्ट हम एल्यूमिनियम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, जबकि एल्यूमिना अपने पास बहुत है। और डायरेक्ट निकालने में क्या समस्या है? तो समस्या है, पहला पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि पिघलाएंगे आयंस में फ्री होंगे। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में यह अंतर है ना जी। NaCl लिक्विड का क्या मतलब हुआ? Na+ और Cl-। लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोला H2O लिक्विड का क्या मतलब हुआ? बस H2O। अगर मैंने बोला HI लिक्विड का क्या मतलब हुआ, या HCl लिक्विड का क्या मतलब हुआ? क्या H+ और Cl- हुआ मतलब? नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आयन में नहीं जाएगा, HCl ही मतलब हुआ। तो लिक्विड HCl से कंडक्टिविटी आएगी? नहीं आएगी। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो कंडक्टिविटी चाहिए। क्या लिक्विड H2O से कंडक्टिविटी आएगी? लेकिन लिक्विड NaCl से आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी आएगी।
क्योंकि आयन है वहां पे, आयोनिक है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब अगर मैंने बोला AlCl3 पिघला दिया, अब सोच के बताओ कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कि पुअर होगा? सोच के बताओ। पुअर। पता चल गया? क्योंकि यहां भी पोलराइजेशन क्या है? हाई, क्लोराइड की वजह से और Al3+ की वजह से। कितने लोग को समझ में आ गया ये पुअर इलेक्ट्रोलाइट होगी? वेरी गुड। नहीं आया? अब आ जाओ। तो हमने क्या मिला दिया उसमें? क्रायोलाइट मिलाया 60% अकेला, और कितना रहा? सिर्फ 20%। सोचो, जिससे करना है एल्यूमिनियम निकालनी है वो कम और बाकी चीजें ज्यादा है। अब क्या होंगी? हो क्या जाएगा सर मिलाने से? अब सब मेल्ट हो गया। क्या हो गया सब? तो मोल्टेन मिक्सचर में क्या क्या है जरा देखिए। मोल्टेन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, पिघला दिया, क्या क्या है जरा ध्यान से देखिए। क्या क्या था जी? CaF2 था, तो किस में चला गया? F- में। और Na3AlF6 है ना? एक्चुअली दिस इज NaF.AlF3। दिस इज व्हाट? 3NaFAlF3। देखो Na3AlF6। तो सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, तो अगला क्या आएगा? Ca2+, Na+, Al3+, F-। क्या आया समझ में? बोलो। O-। लेकिन ये ज्यादा की कम? काफी कम। एंड और एक चीज आएगी, Al2O3। वो तो हमने पहले बता दिया, आयन में नहीं जा रहा है पूरा, थोड़ा बहुत जा रहा है। तो एल्यूमिनियम तो आ गया, ऑक्साइड बहुत कम है। कितने लोग को ये समझ में आया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। अब यहां से क्या किया गया? इसी की इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने, तो कैथोड पे कौन गया? अब गया एल्यूमिनियम। कैथोड पे कौन गया? क्यों गया एल्यूमिनियम? ही बाकी क्यों नहीं गया? ये डिस्चार्ज पोटेंशियल के डिफरेंस पर बेस्ड है। तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया? 3। क्या बन गया? Al। जरा सोचो अच्छे से। और एनोड पे कौन गया? एनोड पे कौन गया? ना, ऑक्साइड नहीं गया, फ्लोराइड गया, क्योंकि ऑक्साइड बहुत कम है। इसलिए गया कौन? फ्लोराइड। फ्लोराइड किस में चला गया? F2। हाफ मोल क्या बन गया? F2। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा? 1। चाहिए कितना? तो कितने लेने पड़ेंगे? तो यहां कितना हो जाएगा? तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन यहां जो एल्यूमिनियम आया वो आया किससे? क्रायोलाइट से आ गया। यहां जो एल्यूमिनियम आया वो आया कहां से? क्रायोलाइट से। ये कहां का एल्यूमिनियम है? क्रायोलाइट का। और आपको एल्यूमिनियम लानी कहां से है? एल्यूमिना से। तब सर क्या फायदा हुआ? तब तो डायरेक्ट क्रायोलाइट से कर लेते। लेकिन क्रायोलाइट अपने पास अवेलेबिलिटी क्रायोलाइट की बहुत कम है। कौन रिएक्ट करेगा? हाँ, अब फ्लोरीन रिएक्ट करेगा। जो मेरा फ्लोरीन बना है, ये फ्लोरीन 3/2 मोल जो बना है, अब ये Al2O3 से कंबाइन करेगा और AlF3 वापिस बना देगा। और बाहर कौन निकल जाएगा? ऑक्सीजन। मतलब इनडायरेक्टली Al2O3 यूज हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली Al2O3 यूज हो रहा है। तो फिर फ्लोरीन बहुत महंगा है ना? सस्ता आपका सारा जुटेगा उसी पे कॉस्ट, ये ध्यान रखना आपको। मतलब डायरेक्टली Al2O3 यूज नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली। तो सोचिए इसकी हाई लैटिस एनर्जी और इसके अच्छे पोलराइजेशन ने आपको कितना परेशान किया कि आप बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उपलब्ध होने के बावजूद आप डायरेक्ट आपका नहीं हो पाएगा। क्या? एक्सट्रैक्शन। अरे क्लियर हुआ? तो आपकी इन दो परेशानियों से बचने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए कि फ्यूल मेरा कम खर्च हो, और सेकंड Al2O3 जो मेल्ट नहीं हो रहा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छा नहीं बन पा रहा, हमने इनडायरेक्टली उसमें क्या मिला दिया? क्रायोलाइट। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो अगर आप चाहें तो एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम की हटा सकते हैं नोट्स से, वो मैंने आपको समझा दिया।
क्या? और कम लिए, हाँ और कम लिए। क्यों लिया और कम? आप जो पूछ रहे हैं वो जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। उसमें पूछा था कि इसमें फंक्शन क्या है क्रायोलाइट की। तो लोग पढ़ते हैं क्रायोलाइट का दो फंक्शन है, एक मेल्टिंग पॉइंट को कम करना और एक कंडक्टिविटी को बढ़ाना। ऑप्शन में वो भी था मेल्टिंग पॉइंट कम करना और एक ऑप्शन ये भी था कंडक्टिविटी बढ़ाना, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। क्रायोलाइट कितना है 60 और वो कितना है और 20। तो क्रायोलाइट बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह। तो इसका मेन फंक्शन है कि ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो चलो उस पर अभी नहीं जाना, पहले ये क्लियर हो गया अच्छे से। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है मैंने ये दिखाया। एक लास्ट में वो लिख दे रहा हूं, बस लिख के छोड़ दे रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बोलो। नहीं, दोनों पॉइंट है ना। अरे अभी तो पढ़ा रहे, क्या पढ़ा फिर? लैटिस बढ़ने से भी बढ़ेगा और पोलराइजेशन बढ़ने से घट जाएगा, तो पोलराइजेशन के घटने से। अरे आया समझ में? तो पोलराइजेशन कब भारी होती है? अनायन की साइज बड़ी होती है। अब सही पकड़े। अब देखिए आप कैसे खट खट बनाएंगे। देखिए मैंने एग्जांपल दिया NaF MgF to AlF3, इसलिए बोलता बेटा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कर। मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको दिमाग में जाना चाहिए अनायन छोटी चल रही है, पोलराइजेशन हैवी नहीं होगी। नहीं होगी तो इसका मतलब लैटिस जीत जाएगा। मैंने पूछा NaCl MgCl to AlCl3, अरे सर अनायन बड़ी हो गई है और इधर पोलराइजेशन बढ़ जाएगी। तो पोलराइजेशन सर इधर बढ़ जाएगी, इसलिए इधर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। देखो कितना बढ़िया से एक्सप्लेन हुआ। और लिटरली खट खट बनना। अगर मैंने बोला FeO और Fe2O3 किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Fe2O3 की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मैंने बोला FeCl2 FeCl3 किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? FeCl2 की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मैंने बोला KF KCl KBr KI किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? KF की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आप समझ में आ गया होगा आपको। अरे क्लियर हुआ कैसे बनाया सवाल को? तो अब आप उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल लेंगे तो आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं, बड़े आराम से आपकी चीजें बन सकती। अगर मैंने बोला LiH NaH KH RbH CSH किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी ना। मैंने बोला SnCl2 SnCl4 किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? लैटिस की पोलराइजेशन क्योंकि क्लोराइड है ना, और यहां 2 प्लस है यहां 4 प्लस है, तो पोलराइजेशन उधर ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट किधर ज्यादा हो जाएगी? इधर की ओर। मैंने पूछा Na2O MgO किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? MgO की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मैंने पूछा LiF MgO किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? MgO की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या सीखा आपने अच्छे से? बोलो। ओ लैटिस लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट लिखा था क्योंकि इधर पोलराइजेशन ज्यादा है। इधर पोलराइजेशन ज्यादा है ना। कैसे? यहां 2 प्लस है यहां 3 प्लस है, तो इधर पोलराइजेशन ज्यादा है तो उधर ज्यादा हो गई। देखो कितना बवाल एरिया आपको क्लियर हुआ। इतना उलझा हुआ एरिया, मतलब कब किधर भाग रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको यह अब अनुमान आ गया कि पोलराइजेशन कब थोड़ा इफेक्टिव होगा, तो अब सोचो कितनी चीजें हमारी इससे सुलझ सकती है। पढ़ने का तरीका बदलोगे, सारे सब्जेक्ट को आप इसी तरीके से सोचिए, करिए। कोई एक ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में ये नियम लागू होता, सब में ये नियम लागू होता। जड़ को पकड़िए,
हम लोग हैं जड़ को नहीं पकड़ते हैं, फॉर्मूला पकड़ते हैं। रूट प्रोसेसिंग क्लियर करें, फॉर्मूला को क्लियर ना करे, प्रोसेसिंग क्लियर करे। प्रोसेसिंग क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला रटेंगे, क्वेश्चन रूट से आएगा, आपका क्लियर कभी नहीं होगा। तो ये बहुत शानदार टॉपिक थी, समाप्त कर दिया। उम्मीद है मजा आया होगा इस टॉपिक में। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक अब इसमें स्टार्ट करते हैं। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।